स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का हमें क्या करना है, वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। ए साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ठीक स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वक्र क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझिए वक्र क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब हम लोग पेन या पेंसिल से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति ऐसे खींचते हैं, ठीक है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति आप खींचते हैं, तो ये जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ होती हैं, यही हमारी क्या कहलाती हैं, यही हमारी वक्र कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति खींच दी पेन से, हाँ ऐसे आपने कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति खींच दी, तो ये जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां हैं वही वक्र कहलाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक होगा साधारण वक्र। किस वक्र को हम लोग साधारण वक्र कहेंगे, और किस वक्र को हम साधारण नहीं है कहेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ वक्र हमारे ऐसे हैं, देखिए, जो स्वयं को काट रहे हैं। तो ऐसे वक्र जो स्वयं को काटेंगे वे साधारण नहीं होंगे। ठीक है, स्वयं को काटें, ऐसे वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद करेंगे, स्वयं को काटेंगे, तो ऐसे वक्र हमारे साधारण वक्र नहीं होंगे। जैसे आपने कोई वक्र इस तरीके से बना दिया, कोई वक्र आपने इस तरीके से बना दिया, देखिए ये क्या कर रहे हैं, वक्र स्वयं को काट रहे हैं। कोई आपने ऐसे बनाया, कोई वक्र आपने इस तरीके से ऐसे। देखिए शर्त क्या है कि आपको पेंसिल उठाए बगैर जो आप वक्र बना रहे हैं वे अगर स्वयं को काट रहे हैं तो ये साधारण वक्र नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ वक्र आप लोग और भी देख रहे होंगे। कुछ वक्र ऐसे हैं जो खुले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बंद हैं। तो हमारे जो वक्र होंगे वो, जैसे यहाँ पर ये जो वक्र है ये हमारा खुला वक्र है, ओपन कर्व। ये हमारा कैसा है, देखिए खुला है ना, तो इसे खुला वक्र कहेंगे। ये देखिए कैसा है, खुला है, तो इसे हम खुला वक्र कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा कैसा है, बंद वक्र है, तो इसे हम साधारण बंद वक्र कहेंगे। तो ये जो हमारा साधारण वक्र है, साधारण वक्र में हमारे पास दो तरीके के वक्र होंगे। एक हमारा खुला साधारण वक्र होगा, और दूसरा साधारण बंद वक्र होगा। ठीक है, बंद वक्र। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपके पास कोई भी कर्व ऐसा है, कोई भी वक्र है जो खुला है, आपने कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बना दी बगैर पेन उठाए, तो ये जो हमारा वक्र होगा एक कैसा होगा, एक खुला वक्र है। ठीक है, एक खुला वक्र के एग्जाम्पल है। समझिए आपने कोई वक्र ऐसे बनाया जो कि क्या हो जा रहा है, देखिए बंद हो जा रहा है। तो ऐसे जो हमारे वक्र हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, बंद वक्र कहेंगे। ये हमारे क्या हो गए, बंद वक्र हो गए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुला साधारण वक्र क्या है, साधारण बंद वक्र क्या है, इसको भी समझ गए हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बहुभुज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझिए बहुभुज। कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो वक्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र होगा। देखिए, और रेखाखंड आप लोग जानते हैं, तो कुछ ऐसे वक्र होंगे, कुछ ऐसे वक्र होंगे जो साधारण बंद वक्रों से बने होंगे।
सिर्फ रेखाखंडों से बने होंगे, तो ऐसे जो हमारे वक्र हैं उन्हें हम बहुभुज कहेंगे। ठीक है, सिर्फ रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ये हमारे क्या है, रेखाखंड है, साधारण बंद वक्र भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा। इसी तरीके से सिर्फ रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बहुभुज हो गया। तो उदाहरण समझ गए आप लोग, डेफिनेशन लिख लीजिए। केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो हमारे बहुभुज होंगे ये दो तरीके के होंगे। ठीक है, एक उत्तल बहुभुज होगा और दूसरा हमारा अवतल बहुभुज होगा। उत्तल बहुभुज होगा और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज हम लोग किस बहुभुज को कहेंगे, ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण अंदर हों। ठीक है, जिसके सभी विकर्ण अंदर हों, बहुभुज के अंदर हो। ठीक है, और अवतल बहुभुज किस बहुभुज को कहेंगे, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में हो, यानी कि बाहर की तरफ हो। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हमने कोई बहुभुज बना लिया, समझिए हमारा एक बहुभुज हो गया, ये हमारा एक बहुभुज हो गया, और इसका देखिए जो विकर्ण है, विकर्ण क्या हो जाएगा, ये जो इसका विकर्ण है देखिए कहाँ पर है, अंदर की तरफ है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल बहुभुज हो गया। चलिए हम लोग इसके लिए देख लेते हैं। तो आप देखिए, एक हम लोग उत्तल बहुभुज बना लेते हैं। अब इसके विकर्ण आप लोग स्टूडेंट ड्रॉ करिए। देखिए विकर्ण कैसे खींचते हैं, देखिए ये क्या है, आसन्न भुजा आप लोग जानते हैं, कुछ देख लीजिए आसन्न भुजा। जैसे अगर हमने कोई आकृति ऐसे समझिए खींच दी, ठीक है, तो ये जो हमारी आकृति है इसका एक ये जो बिंदु है क्या है, उभयनिष्ठ है, और इस पर एक रेखाखंड ए है, दूसरा ए है। तो ये जो भुजाएं हैं ये आसन्न भुजाएं, ठीक है, ये भुजा इसके आसन्न भुजा है, ये भुजाएं आसन्न है। तो आसन्न भुजाओं को छोड़ करके, आसन्न भुजाओं को छोड़ दीजिए। अब इस शीर्ष से यहाँ तक देखिए, इसको छोड़ दिया, इस शीर्ष से यहाँ तक हम जो रेखा खींचते हैं, जो रेखाखंड खींचते हैं, वही हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। अब जैसे इस आसन देखिए, इस आसन भुजा को छोड़िए और इसके शीर्ष से यहाँ तक जो रेखा खींचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण इसके खींचिए। अगर हम यहाँ से देखिए इसको और इसको छोड़ करके हम यहाँ पर एक विकर्ण खींचें इस तरीके से, तो विकर्ण कहाँ पर आ गया, बहिर्भाग में। भाई कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में हो तभी अवतल बहुभुज होगा। तो इसका ये जो विकर्ण देखिए बाहर आ गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल बहुभुज।
तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ गए होंगे तो सारे प्रश्नों को आसानी के साथ कर ले जाएंगे। अब प्रत्येक का वर्गीकरण किस आधार पर करना है? साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के आधार पर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो साधारण वक्र लिख लीजिए। अब इनमें से जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों में देखिए कौन कौन साधारण वक्र है। तो साधारण वक्र होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? आपने कोई भी आकृति खींची, चाहे रेखाखंडों से बनी हुई हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी कोई भी आकृति हो, वो साधारण वक्र कब होगा? जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, बस। तो यहां पर देखिए क्या एक साधारण वक्र है? तो जी हाँ, ये हमारा क्या है? एक साधारण वक्र है। देखिए क्या ये साधारण वक्र है? तो ये भी साधारण वक्र है। इसको देखिए क्या एक साधारण वक्र है? नहीं है, क्योंकि देखिए इस पार्ट को तो आप ऐसे बना ले जाओगे, लेकिन अंदर वाले को बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? साधारण वक्र नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए अब आप, तो क्या ये साधारण वक्र है? आप सोच करके बताइए। साधारण वक्र होने के लिए क्या चाहिए? कि जो वक्र है वो स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे, स्वयं को कहीं पर काटे ना। तो जब आप इसको बना रहे हो, देखिए ऐसे बनाओगे तो ये यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काटा, तो ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए साधारण वक्र है कि नहीं है? ये साधारण वक्र है, क्योंकि आपने ऐसे बनाया इसको। क्या एक पेन उठाया आपने? नहीं उठाया। क्या ये आपस में एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा? नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया? साधारण वक्र हो गया। तो जो हमारा 5th नंबर है साधारण वक्र है। इसी तरीके से देखिए, समझिए आपने इसको बनाया, ऐसे इसको आपने बना लिया, ऐसे बनाया, तो क्या कहीं पर आपको पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। क्या ये जो वक्र है स्वयं को कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण वक्र। इसी तरीके से ये भी हमारा साधारण वक्र है। और आप इसको देखिए, जब आप इसको बनाओगे तो इसको बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। देखिए आपने इसको ऐसे बना दिया, पेन उठाया, फिर ऐसे बनाया, फिर आपने ऐसे किया, तो देखिए आपको पेन उठाना पड़ा ना। तो इसलिए ये जो हमारा वक्र है ये साधारण वक्र नहीं है। चलिए अब हमें साधारण बंद वक्र बताना है। तो अभी हमने साधारण बंद वक्र क्या होता है इसको आपको बता दिया है। तो साधारण बंद वक्र को आप लोग कैसे पहचानोगे? ऐसे वक्र जो क्या हो? बंद हो। कैसे वक्र कहलाएंगे? साधारण बंद वक्र। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्या है? वक्र देखिए बंद है ना, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण बंद वक्र। इसको देखिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? साधारण बंद वक्र, क्योंकि साधारण वक्र है और बंद है तो साधारण बंद वक्र हो जाएगा। ये हमारा साधारण वक्र ही नहीं है, तो साधारण बंद वक्र कैसे होगा? नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। चलिए इस पर देखते हैं। देखिए क्या ये बंद है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? साधारण बंद वक्र। ये भी हमारा साधारण बंद वक्र है, और जब आप इसकी चर्चा करोगे तो ये भी क्या है? साधारण बंद वक्र ही है। समझ गए? ये आपने इसको ऐसे बनाया, और इस पार्ट को बनाने के लिए आपने रेखाखंडों का प्रयोग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारे क्या हो जाएगा? साधारण बंद वक्र ही होगा। चलिए बहुभुज हमें बताना है, तो बहुभुज को आप लोग कैसे बताओगे? अभी अभी हमने बहुभुज की परिभाषा पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा बहुभुज में? कि बहुभुज होने के लिए जरूरी है कि वो जो आकृति है वो केवल रेखाखंडों से मिलकर के बनी हो, और क्या होना चाहिए? साधारण बंद वक्र होना चाहिए। साधारण बंद वक्र हो और केवल रेखाखंडों से मिलकर के बना हो। अब देखिए इसको देखिए आप ध्यान से,
क्या ये साधारण बंद वक्र है? तो जी हाँ, ये साधारण बंद वक्र है। देख लीजिए, क्या एक सिर्फ रेखाखंडों से मिलकर के बना है? तो देख सकते हैं सिर्फ रेखाखंडों से मिलकर के बनी हुई है ये आकृति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, क्या ये साधारण बंद वक्र है? हाँ। रेखाखंडों से मिलकर के बना है? तो हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया? बहुभुज हो गया। अब देखिए, ये हमारा बहुभुज नहीं है, ये भी साधारण बंद वक्र है ही नहीं है। इसको देखिए, क्या ये बहुभुज है? नहीं है, क्योंकि इसमें रेखाखंड प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए, इसमें रेखाखंड और ये जो घुमावदार आकृति है ये भी प्रयोग हुई है। ये हमारा बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, और इसकी बात तो ये साधारण बंद वक्र ही नहीं, बहुभुज कहाँ से होगा? चलिए अब हम उत्तल बहुभुज पर चलते हैं, डी पर। डी हमारा क्या है? उत्तल बहुभुज। तो स्टूडेंट, उत्तल बहुभुज होने के लिए क्या जरूरी है? भाई सबसे पहले तो बहुभुज होना चाहिए। बहुभुज होने के लिए जो हमारी आकृति है रेखाखंडों से मिलकर के बनी हो, और साधारण बंद वक्र होना चाहिए। अब उसके साथ क्या होना चाहिए कि कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में हो। यहाँ पर ये जो आकृति आप देख रहे हो ये बहुभुज है, और जब आप इसका विकर्ण खींचोगे कुछ इस तरीके से आएगा, बहिर्भाग में हो जाएगा। तो ये जो हमारी आकृति है वो कैसी हो जाएगी? उत्तल बहुभुज। ठीक है। अब देखिए, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इसके विकर्ण खींचोगे, तो आप इसके विकर्ण खींचोगे, देख लीजिए क्या इसका कोई भी विकर्ण, क्या इसका कोई भी विकर्ण बहिर्भाग में नहीं है। तो ये हमारा स्टूडेंट उत्तल बहुभुज की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो विकर्ण है कम से कम एक विकर्ण बहिर्भाग में हो। उत्तल बहुभुज के लिए क्या होता है समझ लीजिए, ये हमारा क्या है? उत्तल बहुभुज है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी विकर्ण है सभी विकर्ण क्या है? आकृति के अभ्यंतर में स्थित है, अंदर है। तो ये हमारा उत्तल बहुभुज। आगे देखिए, अवतल बहुभुज की बात की जा रही है। अवतल बहुभुज आप किसे कहोगे? ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक विकर्ण बाहिर भाग में हो, बहिर्भाग में हो। तो ये जो हमारा आकृति है इसका ये जो विकर्ण है देखिए आकृति के बाहर है, तो ये हमारा कैसा बहुभुज हो जाएगा? अवतल बहुभुज, फर्स्ट नंबर। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सवालों को सॉल्व कर लिया है, और हमने इसको पूरे एफर्ट्स के साथ स्टूडेंट्स आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बात की जा रही है समबहुभुज क्या है। तो स्टूडेंट, समबहुभुज होने के लिए क्या जरूरी होता है? लिख लीजिए समबहुभुज। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की, जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई तथा सभी कोण बराबर हों। तो ऐसा जो हमारा बहुभुज होगा उसे हम समबहुभुज कहेंगे। उदाहरण के रूप में आप लोग देख लीजिए, जैसे हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएं, तो जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है वो क्या होता है? समबहुभुज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो भी बराबर होता है। अगर हम इसी तरीके से वर्ग की बात करें, तो एक जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और वर्ग का प्रत्येक कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमारी कैसी आकृतियां हैं?
समबहुभुज है। तो समबहुभुज क्या होता है आप लोग समझ गए, एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान लंबाई की हों तथा प्रत्येक कोण बराबर हों, सभी कोण बराबर हों, तो ऐसा जो बहुभुज होगा वो हमारे समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और वर्ग को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। अगर हमारे पास कोई समबहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, भाई तीनों भुजाएं समबहुभुज हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा, समबाहु त्रिभुज। चलिए 4 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाएगा, चतुर्भुज। स्पेशली क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, अगर 6 भुजाएं हों तो ऐसा जो समबहुभुज होगा उसे हम क्या कहेंगे, षटभुज। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।